हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। A horizontal force F 600 Newton is applied to the A and B. The direction of string. What is the tension in string in each case? बच्चों, क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक है A एंड B, दोनों को हमने स्ट्रिंग से टाइड किया हुआ है। अब दोनों केस देख सकते हो डायग्राम के अंदर। फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे हो, आप ब्लॉक A के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 600 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो। तब आपको एक टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर, और जब आप F इक्वल टू 600 न्यूटन फोर्स जब B ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हो तब ये स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा ये आपको फाइंड करना है। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप डिसाइड कर लो कि आप कोई भी ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो और ये दोनों ब्लॉक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, इसके लिए क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव होंगे, मतलब कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो बच्चों, टोटल हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जो होता है फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। बच्चों, हम जो फोर्स कोई एक ब्लॉक पे अप्लाई कर रहे हैं ना, ये फोर्स ये दोनों ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं फोर्स अपॉन टोटल मास। फोर्स है हमारे पास कितना है, 600। यहाँ पे मास ऑफ ए और यहाँ पे मास ऑफ बी। ए ब्लॉक का मास है 10 और यहाँ पे 20। 600 बाय 30 होगा, 0 से 0 कटेगा तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब हमें क्या करना है, हमें वन बाय वन हर एक केस के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मिलता है वो फाइंड करना है। देखते हैं बच्चों, केस वन, ये आपका केस वन है, जब आप 600 न्यूटन फोर्स ब्लॉक ए पे लगा रहे हो। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ब्लॉक ए के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, 600 न्यूटन। ओके, नाउ लेट्स सी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम लगा रहे हो वो बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी डायरेक्शंस क्या है वो इंडिकेट करना होता है। दैट्स इट। देखिए, हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक ए हो गया। ओके, अब स्ट्रिंग में टेंशन ये डायरेक्शन में है, जिसको हम T1 बोल देंगे। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स है 600 न्यूटन। अब जरा मुझे बताइए कि ये सिस्टम मूव हो रही है, यस और नो। जब आप 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने वाले हो तब ये पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सेलरेट मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब कि वो मूव होने वाला है। अगर ये ब्लॉक ए लेफ्ट साइड मूव होगा मतलब कि F की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी। ओके, और F माइनस T1 क्या रहेगा, रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, जो क्या करेगा, ब्लॉक ए को एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे आएगा M1 MA इंटू ए। बच्चों, आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, तो टेंशन को बनाएंगे ऑब्जेक्ट F माइनस MAA। बच्चों, फोर्स आपके पास है 600 माइनस मास ऑफ ए कितना है, 10 है। एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, तो एक्सेलरेशन तो आपके पास 20 है। तो 600 माइनस 200 आपका आंसर आएगा 400 न्यूटन। क्लियर है। सेम वे आप यहाँ पे देखिए, अगर आप सेकंड केस के अंदर आप बी ब्लॉक के ऊपर फोर्स F लगा रहे हो, ओके, तो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा, यानी दोनों ब्लॉक राइट हैंड साइड मूव होंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें तो FBD, कोई भी एक ब्लॉक का आप FBD ड्रॉ कर सकते हो। ओके, हम यहाँ पे B का FBD ड्रॉ करेंगे। FBD ऑफ B यानी B ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस को बताएंगे। चलो भाई, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स टेंशन यहाँ पे लग रहा है। ओके, अब देखिए ये ब्लॉक कहाँ मूव होने वाला है, तो सर ये ब्लॉक जो बी है वो राइट साइड मूव होगा। अगर ये ब्लॉक भी राइट साइड मूव होगा तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, F बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, वो टेंशन फोर्स से बड़ा होगा। अब ये फोर्स माइनस टेंशन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या करेगा, वो फोर्स ये जो ब्लॉक बी है उसको राइट साइड में एक्सेलरेट करेगा, मतलब कि एक्सेलरेटिव फोर्स MB इंटू ए। आपको क्या निकालना है, टेंशन, तो टेंशन T2 होगा। टेंशन T2 होगा F माइनस MB इंटू ए। बच्चों, फोर्स का वैल्यू क्या है, तो फोर्स आपको ऑलरेडी पता है 600 माइनस MB, मास ऑफ बी 20, एक्सेलरेशन भी 20 था,
तो 600 माइनस 400, ये आपका आंसर हो गया 200 न्यूटन। यानी जब आप ब्लॉक ए के ऊपर 600 एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो टेंशन होता है 400 न्यूटन, और जब आप ब्लॉक बी के ऊपर 600 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर होगा 200 न्यूटन। प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.16। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two end of a light and extensible string and goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released। बच्चों एक मास है 8 kg जिसे हम बोलेंगे m1, दूसरा मास है हमारे पास 12 kg जिसे बोलेंगे m2। ये दोनों मासेस एक स्ट्रिंग के एंड पे हमने ज्वाइंट किए हैं, और ये स्ट्रिंग कहां से पास हो रही है, पुली ऊपर से पास हो रही है बच्चों। अब हमें क्या सोचना है कि भाई कौन सा मास कहां पे मूव होगा, पहले तो ये सोचना है। और ये स्ट्रिंग और मास का जो सिस्टम है जिसे मास पुली सिस्टम बोलते हैं, इसके अंदर कितने फोर्सेस लगते हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, वो हमें आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो अब पहले सोचिए कि ये जो नीचे वाला मास होगा वो क्या होगा। यस बच्चों, ये मास हैवी होगा, मतलब कि ये m2 होगा, ये हमारा m2 हो गया, ये हो गया m1। आपको पता है कि m2 कहां पे मूव करेगा, m2 का मोशन डाउनवर्ड होगा, m2 जाएगा डाउनवर्ड, और ये जो m1 है वो कहां पे जाने वाला है, अपवर्ड जाने वाला है। ये क्लियर हो गया बच्चों। स्ट्रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला है वो है टेंशन। टेंशन फोर्स कहां लगता है, टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये भी हमें पता है। वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, यानी ये जो ब्लॉक m2 मास है उसका वेट डाउनवर्ड, और जो ब्लॉक m1 मास वाला है उसका वेट भी डाउनवर्ड ही लगेगा। बच्चों टेंशन और वेट तो हमने बता दिए। अब हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलरली एक एक ब्लॉक के लिए हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी है। ओके, सो फॉर ब्लॉक 1 बच्चों, फॉर ब्लॉक 1, ये हमारा ब्लॉक 1 है, तो फर्स्ट ब्लॉक कहां पे मूव हो रहा है, चलो यार ये फर्स्ट ब्लॉक तो ऊपर की ओर मूव हो रहा है, मतलब कि टेंशन बड़ा होगा। टेंशन अगर बड़ा होता है वेट से तभी तो ये ऊपर मूव होगा, और ये ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेटिव फोर्स क्या होगा, m1a, ये नंबर 1। अब यही चीज हम लिखेंगे फॉर ब्लॉक 2 के लिए बच्चों। ये हमारा ब्लॉक 2 कहां पे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कि m2g वेट है वो टेंशन से बड़ा होगा। यस, m2g इज मोर देन टेंशन, तो m2g माइनस टेंशन से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या करता है, सिस्टम को या बॉडी को एक्सेलरेट करता है, तो यहाँ पे होगा एक्सेलरेटिव फोर्स m2a। ये हो गए बच्चों दो इक्वेशंस, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करना है। हम यहाँ पे 1+2 कर लेंगे, 1+2 करेंगे तो क्या होगा, t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t। यहाँ पे m1 प्लस m2 में से ये कॉमन निकाल दिया बच्चों, यहाँ से टेंशन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ओके, m2g माइनस m1a, m1 प्लस m2 इंटू a, यहाँ से आप बना दो एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट, तो क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 बाय m2 माइनस m1 बाय m2 प्लस m1, और ये जो लेफ्ट साइड की टर्म है वहां से हमने g को निकाल दिया कॉमन, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों आपको वैल्यूज निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या है, तो आप मास की वैल्यू प्लेस करेंगे। मास m2 12 है, 12 माइनस 8, नीचे 12 प्लस 8 हो जाएगा, और g का वैल्यू आपको पता है 10 है, या तो 9.8। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम 10 वैल्यू ले रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, 12 माइनस 8 4, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, 0 से 0 कटा, आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ बच्चों आपको फाइंड करना है टेंशन। टू फाइंड टेंशन आप ये दो में से कोई भी एक इक्वेशन लगा सकते हो। ओके, चलिए हम लगाते हैं इक्वेशन 1, आप सेकंड भी लगा सकते हो, t माइनस m1g इक्वल टू m1a है, t को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो m1g प्लस m1a हो जाएगा। बच्चों यहाँ से m1 निकाल दो कॉमन, तो g प्लस a, और वैल्यूज प्लेस करेंगे। मास m1 हमारे पास 8 है, g 10 और a 2, 10 प्लस 2 क्या होगा, 12 होगा, और 12 एट क्या होता है,
12 8 होता है 96 न्यूटन। बच्चों दिस इज आवर आंसर, प्लीज मेक अ नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.17। A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if disintegrates into two smaller nuclei, the products must have a moves in opposite direction. तो बच्चों यहाँ पे हम सोच लेते हैं कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस कैपिटल एम है एंड इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। आफ्टर डिस इंटीग्रेशन मासिस ऑफ प्रोडक्ट्स हम सोच लेते हैं M1 एंड M2 एंड देयर वेलोसिटीज हम सोचेंगे V1 एंड V2। ओके बच्चों, अब देखिए कि जो हमारा न्यूक्लिया है वो लेबोरेटरी के अंदर है। लेबोरेटरी हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब न्यूक्लिया जब लेबोरेटरी में होता है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वहां पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, इट्स टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। बच्चों यहां पे हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो आपको पता है टोटल इनिशियल मोमेंटम Pi इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम Pf। ओके, इनिशियली ये जो न्यूक्लियस था वो रेस्ट में था, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इट हैज टू फ्रेगमेंट्स, टू प्रोडक्ट्स। तो बच्चों ईच प्रोडक्ट का मोमेंटम क्या होगा, एक का होगा M1V1, दूसरे का होगा M2V2। आप किसी एक इक्वेशन एक स्टेप को एक साइड लिखिए, M1V1 इक्वल टू माइनस M2V2। अब यहां से आप V1 वेक्टर को बना लीजिए ऑब्जेक्ट, तो M2 बाई M1 क्या होगा, M2 बाई M1 इंटू V2। ये हो गया इक्वेशन। बच्चों ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, दिस इक्वेशन शोज दैट, दिस इक्वेशन शोज दैट both product has opposite डायरेक्शन टू ईच अदर। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, बिकॉज V1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस V2 वेक्टर इंटू M2 बाई M1। हाँ, मैग्नीट्यूड दोनों के अलग हो सकते हैं बट डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse to each ball due to other? बच्चों सोच लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉल है, एक एंड दो बॉल एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस बच्चों स्पीड जो होती है वो इनिशियल और फाइनल स्पीड आप बोल लो सेम रहेगी, 6 मीटर पर सेकंड। मासिस दोनों के सेम है जो होगा M.05 kg। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना इंपल्स ऑफ फोर्स। ओके, अब कोई भी एक बॉल का इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हो। बच्चों इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। हमें पता है इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम।
और यहाँ पे होता है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम आप किसी एक बॉल के लिए लिखोगे, फॉर एनी बॉल आप ले सकते हो, सेकंड बॉल या फर्स्ट बॉल। चलो हम सेकंड बॉल के लिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिख लेंगे। ओके, तो क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बच्चों फाइनल मोमेंटम कहाँ पे होगा, सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम राइट हैंड साइड में है। ओके, राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम इंटू वी माइनस माइनस एम इंटू वी। बच्चों यहाँ पे आएगा एम वी प्लस एम इंटू वी, ये हो जाएगा 2mv। अब मास की वैल्यू आपको पता है कितना है, मास 0.05, स्पीड आपके पास 6 है। तो 2 इंटू 0.05 इंटू 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.6 न्यूटन इंटू सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है वो किसके लिए है, ये है इम्पल्स ऑफ फोर्स फॉर वन। आप सेकंड के लिए लिखाओगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा 0.6 न्यूटन इंटू सेकंड। बच्चों वैल्यू क्या रहेगी, दोनों बॉल के लिए आप इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालोगे तो वैल्यू 0.6 न्यूटन इंटू सेकंड ही रहने वाला है। प्लीज मेक अ नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.19। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, a shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? बच्चों recoil क्या होता है, when bullet fired from the gun, bullet moves in forward direction and gun moves in backward direction, that is called the recoil। अब ये जो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हो कि इनिशियली ये बुलेट गन के अंदर थी, रेस्ट में थी, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। आफ्टर फायर्ड क्या होता है, ये गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और बुलेट फॉरवर्ड में जा रही है, मतलब ये दोनों के मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बट हमें पता है कि गन और बुलेट सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, हम उसका यूज करने वाले हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन को लिखेंगे कि मास ऑफ बुलेट, या तो आप शेल बोलो, तो ये मास ऑफ शेल क्या है बच्चों, स्मॉल m1 0.020 kg। ओके, उसका स्पीड क्या है, तो स्पीड गिवन है शेल के लिए आपको 80 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं मास ऑफ गन। मास ऑफ गन को बोलेंगे m2, जो है हमारे पास 100 kg, तो हमें उसका स्पीड फाइंड करना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन में से तब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगता है ना, बाहर से कोई धक्का तो देता नहीं है जिससे गन में से बुलेट फायर हो जाए, नहीं बच्चों। तो एक्सटर्नल फोर्स के एक्शंस में क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, टोटल फाइनल मोमेंटम। बट इनिशियली ये गन और बुलेट जो सिस्टम है वो रेस्ट में था, इसलिए मोमेंटम 0 हो जाएगा। आफ्टर फायर क्या होगा बच्चों, आफ्टर फायर आपको पता है कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हम क्या करेंगे, m1v1 लिखेंगे, इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया। और गन जो मूव करेगी बैकवर्ड में, जिसे हम ले लेंगे नेगेटिव, तो माइनस m2v2। तो यहाँ पे बनेगा m1v1 इक्वल टू m2v2। बच्चों आपको ऑब्जेक्ट बनाना है v2 को, तो v2 बन गया ऑब्जेक्ट, m1v1 बाई m2। m1 का वैल्यू क्या है आपके पास बच्चों, m1 का वैल्यू आपके पास m1 यानी आपको गिवन है बुलेट या तो शेल 0.020 होगा, v1 आपके पास 80 है, नीचे आ जाएगा m2 जो होगा 100। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो क्या आएगा 0.016, ओके 0.016 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये जो स्पीड है, स्पीड यानी वेलोसिटी का वैल्यू 0.016 मीटर पर सेकंड,
मगर आप इसको वेलोसिटी के तौर पे लिखना चाहोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। बुलेट की अपोजिट डायरेक्शन में इतना स्पीड होता है 0.016 मीटर पर सेकंड। प्लीज मेकर